आज हमने पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है न्यूमेरिकल के लिए, और इसमें एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छी तरह समझ में आए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है ये समझ लो। जितना आप वर्क करेंगे वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्या मतलब है इस थ्योरम का? बस ये आप चीज़ याद रखोगे ना, सारी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, कि जितना आप वर्क करोगे वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, अब अगर इसको खोल के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये आपको देखने के लिए कैसे मिलेगा ये समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखो, आपको डेफिनेशन तो बहुत अच्छी समझ में आ गई माशाल्लाह से, कि जितना आप वर्क करोगे वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। ये आपकी एक अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, कंसीडर कर लो ये बॉक्स मूव कर रहा है, ये रेस्ट में नहीं है। रखा हुआ से मुराद ये नहीं है कि ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है। जब भी हम कहते हैं ना कोई चीज रखी हुई है तो उसका मतलब यही होता है कि रेस्ट में है, लेकिन यहां पर आपने ये तसव्वुर करना है कि ये मूव कर रहा है। अब बोट तो हमारा रुका हुआ ही है, तो मैं इसकी मोशन आपको कैसे दिखाऊंगा कि समझो इसके ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है जो कि है F। ठीक है, और इसके पास जो अभी डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब इसके पास जो अभी वेलोसिटी है वो है v1। फोर्स इस पर F लग रही है, v1 इसकी वेलोसिटी है, यानी ये मूव कर रहा है। बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब मेरे भाई आप इस बात को याद रखें कि यहां पर आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी है और ये मास भी होगा इसके पास। ठीक है, इसके पास मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगी, तो यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की मैं वैल्यू ले लेता हूं 10 जूल की। क्यों ले रहा हूं अभी आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। अब आप लोगों ने इसके ऊपर मजीद वर्क किया। भाई देखो, पहले ये मूव कर रहा था, वर्क कर रहा था, अपना एक अलग सिस्टम था, लेकिन आपने इस पर मजीद वर्क किया, ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, ये अभी भी इस पे फोर्स लग रही है F। अब इसकी वेलोसिटी v1 नहीं रही, v2 रही। बात बहुत सिंपल है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास, क्योंकि देखो वेलोसिटी v1 से v2 हो गई है, यानी जो मैग्नीट्यूड v1 का था वो मैग्नीट्यूड v2 का नहीं होगा, यानी अब v2 की वैल्यू मैं ले लेता हूं 20 जूल हो गई। ये समझाने के लिए आपने कितना वर्क किया, आपने कितना वर्क किया, आपने यहां से लेकर यहां तक वर्क किया जो कि s है, यानी डिस्टेंस है आपका। अब वर्क कितना किया आपने? वर्क किया आपने 10 जूल का। देखो, इस पॉइंट से लेकर, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपने बॉडी को पहुंचाया, तो आपने 10 जूल का वर्क किया। वर्क करोगे जब भी तो आगे मूव करेगी ना, और बॉडी पहले से ही मूव कर रही थी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 10 जूल की तो थी। अब जो मैंने बात करी थी कि जो आप वर्क करोगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वो यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, आपने वर्क कितना किया? W किया आपने वर्क। आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ये थी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ये थी। तो KEF माइनस KEI, ये आपको मिल गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन भी करानी है मैंने आपको। ठीक है, तो ये आ गया, ये आपके पास 20 माइनस 10, तो आपने वर्क कितना किया? 10 जूल का। तो देखा, जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में वो वर्क डन के बराबर ही निकला। और ये बात समझ में आने वाली भी है कि वर्क करोगे तो ही तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा आएगा, वर्क नहीं करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वही रहेगी जो थी। तो ये बात आपको यहाँ माशाल्लाह से क्लियर हो गई कि जब आप वर्क करते हो तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और यही बात कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। यानी अगर कोई बॉडी, जैसे कि मैं ऐसे हल्के हल्के मूव कर रहा हूं और पीछे से आके कोई मुझे सही से धक्का दे दे, तो जैसे ही वो मुझे धक्का देगा मेरी स्पीड तेज हो जाएगी, है ना। तो यानी उसके वर्क करने की वजह से, उसने मुझ पे वर्क किया, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी और जो मैं खुद वर्क कर रहा था उससे काइनेटिक एनर्जी थी, वो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं
तो उसने मुझे कितने जॉउल पे धक्का दिया वर्क कर कर, ये मुझे पता चल जाएगा। कैसा देखा, यही होती तालीम। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब आ जाओ इसकी डेरिवेशन की तरफ, क्योंकि हमने इसकी करनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन इसकी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी इसकी डेरिवेशन है। इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। इसकी डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना होगा। अच्छा, अब डेरिवेशन में वर्डिंग क्या लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग मेरे लेक्चर से ही पूरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो मैं कोशिश ये रहती है कि आपको बात समझा दूं। अच्छा, ये जो काम मैंने किया ना, यहाँ से लेकर ये दो स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किए हैं। इसको अपने पास लिख लेना, बाकी सारा काम एज इट इज आएगा डेरिवेशन में। सबसे पहले आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिखकर ये चीज लिखोगे पूरी, कि इट स्टेट दैट टोटल वर्क ऑन अ बॉडी। ये थ्योरम बताता है, स्टेट का मतलब है बताना, कहना, फरमाना। ठीक है, आप लोग फरमाते हैं ना कुछ, तो यहाँ भी कुछ फरमाया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है। दैट टोटल वर्क डन, जो आपका वर्क डन जितना भी हो रहा है, यानी जितना भी आप वर्क डन कर रहे हो, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। जैसे कि आपने देख लिया 10 जॉउल थी, वर्क किया 20 जॉउल, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वर्क डन की वैल्यू आई आपके पास। अच्छा, और भी वैल्यूज रख के देख सकते हो। यहां तक आपकी ये इसकी डेफिनेशन कह लो, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब यहां से एक एडिशनल बात लिखी है मैंने, प्रोवाइडेड बॉडी इज कॉन्फाइंड टू मूव हॉरिजॉन्टली एंड नो डेसिपेटिंग फोर्स आर ऑपरेटिंग। अच्छा, एक और चीज इन्होंने कहा, ये जो बात कही है ना इन्होंने डेसिपेटिंग, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी इस पर। डेसिपेटिंग या डेसिपेशन का मतलब होता है पावर का ज़ाया होना या एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट से ज़ाया होना। भाई देखो, एनर्जी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट से लोगे वो पावर बन जाएगा, तो एनर्जी का ज़ाया होना ये आपके पास होता है डेसिपेशन, जिसे आप पावर डेसिपेशन भी कह रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी फोर्स ज़ाया नहीं होनी चाहिए, यानी जितनी आपने वर्क किया यहाँ पर फोर्स लगाकर, उतना ही फोर्स यहाँ पर भी रहनी चाहिए और वर्क सेम आना चाहिए। अगर आपकी फोर्स ज़ाया होगी, यानी कोई फ्रिक्शन होगा, तो फिर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। यानी सिंपल अगर मैं कहूँ ना, ये थ्योरम फ्रिक्शन में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रिक्शन करोगे ना, मतलब जब फ्रिक्शन होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर नहीं आ रही होगी, कोई और एक और एनर्जी भी आ जाएगी। तो फिर आपका वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस एक और वर्क डन के बराबर होगा, यानी प्लस लॉस इन फ्रैक्शन के बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर। बात थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, आसान करता हूं। वर्क किया आपने, ठीक है, फ्रिक्शन भी थी मौजूद, आपके वर्क करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो आई, लेकिन आपका कुछ वर्क फ्रिक्शन में ज़ाया हो गया। तो अगर टोटल वर्क निकालना है जो आपने किया, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस आपको फ्रिक्शन भी लाना पड़ेगा, तो आपका वर्क आएगा। क्यों? क्योंकि आपका कुछ काम फ्रिक्शन में ज़ाया हुआ था। अब मुझे उम्मीद है ये जो छोटी सी बात लिखी थी समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। अच्छा, अब देखो मैं क्या लूँगा, इसकी वर्डिंग ये भी लिखी जा सकती है, कंसीडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ के आई आफ्टर डूइंग वर्क मूविंग विथ के एफ। इसको चाहो वर्डिंग में यहाँ लिख लो, या मैं लिख भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो यहाँ पर हमने वर्डिंग क्या लिखनी है, वर्डिंग लिखेंगे हम कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v1, ठीक है, वेलोसिटी को मैं v1 लिख रहा हूं। आफ्टर, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट मूव्स, तो वो मूव करता है, इट मूव्स विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी इसकी वर्डिंग हो गई। अब हमने यहां पर क्या लिखना है, हेयर वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेयर वी यूज, देखो वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, आप अपने मुताबिक कुछ भी लिख सकते हो। हेयर वी यूज थर्ड इक्वेशन है, हेयर वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, तो देखो ये यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। लेकिन बुक में ना आपको वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर नहीं दिया हुआ उन्होंने,
उन्होंने कहा हुआ है कि V1 बराबर है VI के, क्योंकि हमने यहाँ भी V1 और V2 लिया था। देखो यहाँ भी मैंने V1 लिया है और यहाँ मैंने V2 लिया है, इसे मैंने समझाते वक्त ऐसे ही रखा था। अच्छा, यहाँ V2 और VF लिया है मैंने। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो याद करते हैं वो तो ऐसे ही याद करते हैं कि VF स्क्वायर इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। लेकिन अब इस V2 को, VF को ना मैं V2 लिखूंगा और VI को मैं V1 लिखूंगा। ऐसे कर लो सॉल्व तो भी ठीक है, या चाहो तो इसे VF और VI रख के सॉल्व कर लो तो भी ठीक है। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके से आपका जवाब ठीक आएगा। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, K.E2 माइनस K.E1। दोनों तरीके से ये आपकी एक ही बात को बता रही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इसको ज़रा करते हैं। तो अब VF नहीं रहा है बल्कि V2 हो गया है, क्योंकि हमें बुक में इन्होंने V2 कहा है इसे। आप चाहो तो VF भी रख सकते हो और VI भी रख के सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और 2AS। अच्छा, अब मुझे A के लिए ये काम करना है। पहले मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ कि मैं इस बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मुझे इतनी इनफ स्पेस मिल जाए कि मैं ज़्यादा काम यूटिलाइज कर सकूँ अपना। ठीक है, अच्छा तो मैंने लिख लिया V2 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2AS। मुझे तो ज़्यादा यूज टू होता कि VF VI लिखता, लेकिन चलो ऐसे भी सही है। तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर और इक्वल टू 2AS आपके पास बच गया। अब मुझे सिर्फ चाहिए S, मुझे चाहिए A, तो मैं 2S को उधर ले जाऊंगा। तो VS का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर V1 का स्क्वायर 2S इक्वल टू A। इसको ऐसे लिख दो कि V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2S। अच्छा, हेयर वी यूज न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या कहता है कि F इज इक्वल टू ma। अब A क्या निकाला है, इसमें पुट कर दो, तो वर्डिंग भी लिख लो छोटी सी कि पुट A इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, F इज इक्वल टू m और A क्या है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2S। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इस चीज़ को हम पुट करेंगे वर्क के फॉर्मूले में, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो पुट F इन वर्क फॉर्मूला, वर्क डन फॉर्मूला। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस डॉट भी आएगा। अब डॉट खोलोगे तो बनता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। याद रखना हमने यहाँ पर फोर्स कौन सी ली है, बिल्कुल सही, फोर्स हमने कांस्टेंट ली है। अच्छा, तो अब ज़रा मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू एफ की जगह पे क्या आ गया पूरा, m V2 का स्क्वायर, m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2S अपॉन S। अच्छा, अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई बाय S। थोड़ा सा इसको अंदर करके लिखते हैं ताकि हमारा कॉस भी आ जाए, कॉस थीटा। ठीक है, देखो कॉस थीटा एज इट इज आ गया। बस F की जगह पर क्या पुट हो गया, ये पुट हो गया m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2S। अच्छा देखो, ये वाला S इस वाले S से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 है। क्यों, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, यानी एंगल तो कुछ नहीं बन रहा है, एंगल 0 है आपके पास। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ बच गया आपके पास cos 0। थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन ये cos 0 लिखा है मैंने। cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो उसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब इस m को सबके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो m V2 का स्क्वायर माइनस m V1 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इस एलसीएम को सबके साथ अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, तो m V2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m, अच्छा यहाँ m नहीं लिखा है मैंने, यहाँ भी m लिख लो, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका m V1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना। अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा और वाज़े कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और वाज़े कर देता हूँ। हाफ
आगे लिख लिया, mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ को आगे लिख लिया mv2 का स्क्वायर, mv1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना, तो इसको काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो ये हो गया, अब v2 है तो यानी काइनेटिक, देखो यहाँ पर जब मैंने v1 लिखा था तो काइनेटिक एनर्जी 1 लिखा था, इसको मैंने f कर दिया, 2 कर लो। तो जब मैंने यहाँ पर v2 लिखा था तो काइनेटिक एनर्जी 2 लिखा है, तो यहाँ पे v2, अब देखो 2 है तो 2 आ गया, माइनस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सही लिखा, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर इसको चाहो चेंज की फॉर्म में लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों तरीके सही हैं, तीनों में से कोई भी तरीका लिख कर आओगे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर ही देगा, क्योंकि उनको तो ये बात पता है ना कि आपने क्या लिखा है, क्या चीज़ डिफाइन की है। ये आपकी थी इसकी डेरिवेशन, जो मैंने इसको बोर्ड पे कर दिया। अच्छा, शुरू में मैंने शायद इसे k.e और v1 लिखा, k.f, k.e f और v2। इससे कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना 1 का मतलब इनिशियल है, 2 का मतलब फाइनल है। तो कोई और चीज़ इसमें ऐसा मुश्किल करने वाली नहीं है जो बात समझ ना आए। इनिशियल फाइनल हम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह बात समझ में आ रही होती है, तो इसलिए मैंने उसको शुरू में इनिशियल फाइनल रख के भी कराने की पूरी कोशिश करी है आपको। ये इसकी डेरिवेशन थी, एज इट इज़ अगर इसको पेपर में लिखोगे तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स ज़रूर हासिल कर लोगे। अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसका आखिरी टॉपिक करेंगे जो कि हमारे पास, अच्छा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कराता हूँ और फिर सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन भी कराना है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी तो कराना है, इसका न्यूमेरिकल भी तो है, तो इस डेरिवेशन को लिखे रहने देते हैं, इस हिस्से को मिटा देते हैं। छोटी सा न्यूमेरिकल है, बुक में उन्होंने काफ़ी उसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आपने अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लिए तो अब न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक, अच्छा तो न्यूमेरिकल में क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है, इस चैप्टर में ज़्यादा वर्क एग्जाम्पल थी नहीं, वर्क एग्जाम्पल 5.4। अच्छा, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है और 2 फाइंड क्या करना है। गिवन डेटा में कहते हैं अ पर्सन राइडिंग देयर बाइक हैज़ अ मास ऑफ, एक पर्सन अपनी बाइक पे राइड कर रहा है, उसका मास है 120 kg, काफ़ी ज़्यादा मास है। ठीक है, अ पर्सन राइडिंग देयर बाइक, पर्सन लिखा हुआ है और देयर भी लिखा हुआ है, हैज़ अ मास ऑफ, दे आर राइडिंग एट, अच्छा और किस वेलोसिटी से वो राइड कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल है फाइनल है, इसको डिस्कस करते हैं। सडनली अ डॉग क्रॉसेस द रोड, भाई कोई बाइक चला रहा है और उनके सामने एकदम से रोड पर कुत्ता आ जाता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ। और वो कुत्ता क्यों आया रोड पे? क्योंकि कुत्ता डॉग मतलब जो कुत्ता है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एंड टू अवॉइड हिटिंग, अच्छा अब जो बाइक चलाने वाला है या गाड़ी चलाने वाला कोई भी इंसान हो, वो कोशिश करेगा कि भाई किसी की उससे टक्कर ना हो ताकि जानवर को भी नुकसान ना पहुँचे। अवॉइड हिटिंग द डॉग, द बाईसाइकिलिस्ट ब्रेक अप्लाइंग अ ब्रेकिंग फोर्स, अच्छा ऊपर लिखा हुआ था बाइक, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने बाईसाइकिलिस्ट। तो बाईसाइकिलिस्ट क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। अब ब्रेकिंग फोर्स ऑफ, अच्छा फोर्स कितनी लगती है ब्रेक में? 500 न्यूटन की। अच्छा और डिस्टेंस कितना कवर हो जाता है इस चक्कर में? 10 मीटर का। व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी? तो ये वी आई दी हुई थी आपको इन्होंने, वैसे भी समझ में आ रहा था कि वी आई ही है, आपने फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वी आई इक्वल टू वी एफ, मतलब वी आई लिखा है और वी एफ लिखा है। अब इसको आपने तो ऐसे नहीं समझा हुआ, आपने तो ऐसे समझा हुआ है, v2 माइनस वी वन। मैं फिर कह रहा हूँ v2 का मतलब है k.e2 का मतलब है k.ef माइनस k.e1 का मतलब है k.ei। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इनिशियल और फाइनल के लिए 1 लिखा है या 2 लिखा है, आई लिखा है या एफ लिखा है। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखो, ये सारा आपका बेस है इसमें। अच्छा तो मैं इसको v1 ही कर देता हूँ,
ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। और v2, v1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v2 का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब थ्योरम क्या पढ़ा था आपने? थ्योरम आपने पढ़ा था कि वर्क डन है आपके पास बराबर k डॉट E2 माइनस k डॉट E1। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप वर्क निकालोगे, ठीक है। फॉर वर्क के लिए काम करोगे, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ फॉर वर्क। तो वर्क का इधर क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, Fs, कॉस भी लगा लो डायरेक्ट हाथ के हाथ, कॉस थीटा। थीटा यहाँ जीरो डलेगा, क्यों? क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में ब्रेक लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर फोर्स कितनी दी हुई थी, 500, डिस्टेंस 10 का कवर हुआ, आपके पास कितना आई वैल्यू, ये कितनी वैल्यू आई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 की आई बराबर, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 0 1 के बराबर होता है। तो आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 5000, ठीक है, 5000। अच्छा, 5000 नेगेटिव में क्यों आ रहा है, इसकी वजह सुनो। अभी मैंने एक बात बोली थी, नेगेटिव में आने की वजह क्या है कि ब्रेक लग रही है पीछे की तरफ। मतलब ब्रेक का काम क्या होता है, गाड़ी को रोकना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी को लेके जाना, और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। देखो कभी भी ऐसा हुआ है कि ब्रेक लगाया और गाड़ी आगे जा रही हो तेजी में, नहीं ना। जब ब्रेक लगाते हो तो तेज आगे जाती हुई गाड़ी हल्की हो जाती है, यानी किसी एक फोर्स ने ऐसा काम किया है कि जिसने उसे पीछे की तरफ जरूर खींचा होगा। इसको जरा इस तरह समझो, मैं आगे जा रहा हूँ, ब्रेक लग रहा है तो मैं हल्के हो रहा हूँ, इसका मतलब तो यही है ना कि कोई ऐसी फोर्स लग रही है कि जो मुझे उस तरफ धकेल रही है। तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो वो उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है आपका, ठीक है। फिर बता रहा हूँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ताकि गाड़ी को रोका जाए, गाड़ी को और तेजी से आगे नहीं बढ़ाना है हमने। तो यहाँ पर आ रहा है 5000 जॉउल का वर्क हुआ। अच्छा, अब देखो मुझे k डॉट E2 तो पता करना है ना, उसमें से तो V2 पता करना है, तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी 1 को ही सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर k डॉट E1, तो इसको लिख लो, k डॉट E1 क्या आ रहा है आपके पास, हाफ mv1 का स्क्वायर, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद इस वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट करेंगे। तो देखो 0.5 लिख देता हूँ मैं 1/2 को। मास उन्होंने कितना कहा था, 120 kg का कहा था ना, और वेलोसिटी कितनी कही थी कि 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है। अच्छा चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं, इस हिस्से को भी। चलो ये लाइस भी रिमूव हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा, तो अब इसको ज़रा मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता हूँ कि इससे क्या जवाब दे रहा है कैलकुलेटर। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, तो 6000 आ रहा है, ठीक है। तो 1 भी लगा लो, तो ये k डॉट E इक्वल टू 6000 जॉउल आ रहा है आपके पास। अब क्या निकालना है, k डॉट E2 निकालना है, तो इसके अंदर पुट करो ज़रा वैल्यूज़ को, ठीक है, वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करो। तो पुट W एन k डॉट E1 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास माइनस, लिख देता हूँ दोबारा से, k डॉट E2 माइनस k डॉट E1, ये 1000 आ गया। स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई। अब बस हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। वर्क क्या है आपके पास, -5000, तो -5000 आपका वर्क आ गया। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या आई आपके पास, 6000, उस तरफ ले आओ, -5000 माइनस था, इधर आके +6000 हो गया, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। तो ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू सिर्फ 1000 जॉउल बच रहा है आपके पास, ठीक है, 5000 नहीं 1000। अच्छा, आपको क्या पता करना है, V2 पता करना है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास यहाँ पर, हाफ m, मास तो सेम ही रहेगा, जिस बॉडी पे आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स वही बॉडी है दोबारा, V2 स्क्वायर, इसको इधर पुट कर दो V2 स्क्वायर को, तो ये आ गया आपके पास हाफ mv2 का स्क्वायर इक्वल टू 1000।
2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके 2 यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, और मास यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। मास की वैल्यू को ज़रा सब्स्टिट्यूट करके चेक करो क्या आ रहा है, 120 मास। ठीक है, ज़रा वैल्यू देखें क्या आ रही है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 120, तो आ रहा है आपके पास 16.66 करके वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ करके 16.7 ले लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आएगा 16.7, लेकिन मुझे v का स्क्वायर नहीं चाहिए, v2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, v2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, सिंपल 16.7, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, v2 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ज़रा देखो क्या आ रहा है, 16 हाँ यही आना चाहिए था, लेकिन ये राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ हमेशा आप करा करो ताकि आपको बात समझ में आए। 08, अब ये 8 है, 8 को अगर मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो आगे एक कैरी देना पड़ेगा मुझे, तो v2 इक्वल टू 4.1 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है आंसर। ये फाइनल है, यहाँ पर आकर आपका ये जवाब कंप्लीट होता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके मतलब बहुत शॉर्ट में आपको इसको कराया ताकि आपको बात भी समझ में आए और हो क्या बात रही है ये भी पता चल जाए। अच्छा, अब हम इसके सेल्फ असेसमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने वो भी आपके लिए अलग से करके रखे हैं ताकि आपका काम और आसान हो जाए। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका आसान में कर दूँ। चलो सेल्फ असेसमेंट करते हैं। इसके सेल्फ असेसमेंट मैं थोड़ा सा तेज़ कराऊँगा क्योंकि उसमें वही बात हो रही है जो हमने अभी पूरी पढ़ी है। अच्छा, कहते क्या हैं, एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कंट्रीब्यूट। एक मिनट बाद मैं सेल्फ असेसमेंट देख लूँ। हाँ, कंट्रीब्यूट, एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कंट्रीब्यूट टू चेंज इन एन ऑब्जेक्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव वर्क एड्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना, आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये चीज़। पॉजिटिव वर्क जो होगा वो क्या होगा, एड्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव वर्क कर रहे हो तो एनर्जी ऐड हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इट हैपन व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो जिसमें मोशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी थी मोशन के, तो इसीलिए मुझे नेगेटिव में वर्क निकालना पड़ा था। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, इन द वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, यानी कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि मतलब अगर ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो क्लोज पाथ में वर्क करोगे तो ज़ीरो होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में पीछे समझाया है आपको कंजर्वेटिव के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव के लिए भी और नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव हो रहा था क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास अपोजिट वर्क हो रहा था। तो यहाँ बात लिखी हुई, द वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फोर्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको यहीं पर रोकते हैं। मैंने डेरिवेशन भी काफ़ी डिटेल में ले जाके आपको करा दी है। अगर नहीं समझ में आई हो बात तो मुझसे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।